यूपी में आज तीसरे चरण की वोटिंग हो गई। आज हम आपको तीसरे चरण के चुनाव का विश्लेषण दिखाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि तीसरे चरण के रण में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के चुनावी युद्ध में किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान हो सकता है। आज के विश्लेषण में हम आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी समझाएंगे। इसमें क्या बदलाव हुआ है, इन बदलावों का क्या असर होगा, यह भी बताएंगे। आज दिन भर वोटिंग के दौरान हमारे संवाददाता पोलिंग बूथ पर मौजूद थे और आज वो आपको अपने निजी अनुभव के जरिए चुनावों का सही और सटीक आकलन भी बताएंगे कि किसे किस चाल से फायदा हो सकता है, किससे नुकसान हो सकता है, क्या कुछ रहा है समीकरण, हम आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरे चरण का चुनाव यूपी की सत्ता की दिशा और दशा तय करने वाला माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी के 2 चरणों में 113 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और आज तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग हुई। यानी इस चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड के इलाकों की सीटों पर वोटिंग हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस चरण में कितनी संख्या में मतदाता घरों से निकले हैं। आज तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ये आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं और इनमें कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि आंकड़े ये फाइनल नहीं होते हैं, ये इंटरिम होते हैं। बाद में इसमें थोड़ा बदलाव होता है, मत प्रतिशत बढ़ता है। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में करीब 60% की वोटिंग के क्या मायने हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तीसरे चरण का पूरा आंकड़ा दे दें। इसमें 16 जिले थे जो कि वोटिंग के अंदर गए। आज 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई है। ये 16 जिले बेहद खास हैं। 11 जिले इनमें सेंट्रल यूपी के हैं और 5 जिले बुंदेलखंड के हैं। और इसमें कुल मिलाकर के इन 16 जिलों में 627 उम्मीदवार हैं, जिनमें 530 पुरुष हैं जबकि 97 महिला उम्मीदवार हैं। अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों आज उन्हें मताधिकार का इस्तेमाल करना था। हालांकि 60% लोगों ने वोट डाला है, 60% से ज्यादा लोगों ने। नतीजे आएंगे 10 मार्च को और पता चलेगा कि तीसरे चरण के रण में किसका प्रण पूरा हुआ है, किसके समीकरण सीधे पड़े हैं और किसके समीकरण उल्टे पड़े हैं। तो बीजेपी एक बार फिर से यादव बेल्ट और बुंदेलखंड में पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेगी, जबकि समाजवादी पार्टी अपने पुराने गढ़ में दोबारा से अपना सियासी वर्चस्व कायम करना चाहती है। आज हमारे संवाददाताओं ने यूपी में वोटिंग के दौरान जो देखा और आंका, उसकी 10 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बताते हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पहला अनुमान यह है कि बीजेपी कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है। ये आकलन है हमारा। कानपुर और बुंदेलखंड में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। दूसरा, 9 जिलों जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, वहां समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, यानी अपना पुराना किला फिर से हासिल करती हुई नजर आ रही है। 2017 में ये किला ध्वस्त हो गया था। वहीं दलित वोट बीएसपी के पास जाता दिखा है। ये तीसरी बड़ी अपडेट आकलन आज का। चौथा, सबसे ज्यादा दांव ओबीसी वोट पर रहा है। ओबीसी वोट काफी इसमें डाइवर्स हैं, यादव भी हैं, शाक्य हैं, लोधी, कुर्मी, बघेल, ये सभी वोट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। इसके अलावा छठा आकलन है, पाल और दलित के अलावा मुस्लिम और ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। 7वां आकलन है, बीजेपी ने सवर्ण वोटों के साथ गैर यादव ओबीसी वोट को अपने पाले में रखने की पूरी कोशिश की और यह सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की रही है। 8वां है कि बीजेपी ने लोधी और कुर्मी वोट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। अहम फैक्टर, 9वां फैक्टर, समाजवादी पार्टी ने यादव और मुस्लिम वोटों के साथ साथ गैर यादव ओबीसी में शाक्य, बघेल, पाल, कुर्मी वोट पर फोकस किया। 2017 से पहले काफी हद तक ये वोटर समाजवादी पार्टी के साथ थे। और 10वां आज का की फैक्टर है, कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में काफी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही कड़ा है। बीजेपी के लिए पहला और दूसरा चरण बहुत मुश्किल था, यह हमारा आकलन है। लेकिन तीसरा चरण बीजेपी के लिए क्या संदेश लेकर आया है, तीसरे चरण की वोटिंग के रुझान बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। तीसरे चरण में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कानपुर शहर हो, कानपुर देहात, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, महोबा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में मजबूत नजर आ रही है। ऐसा शुरुआती जो आकलन है उसके मुताबिक इस क्षेत्र में सपा के सामने चुनौती है। समाजवादी पार्टी यहां बहुत अच्छा नहीं कर रही है।
वहीं बीजेपी अपने मूल मतदाता ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण को मजबूती से पोलिंग बूथ तक ले जाने में आज लगी रही ताकि वोट प्रतिशत अपना सुधारा जा सके। और जो गढ़ है बीजेपी ने जो 2017 में कामयाबी हासिल की थी, 2022 में भी इसे बरकरार रखा जा सके। अनुमान के मुताबिक दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान, दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, यादव और मुस्लिम वोटों के साथ साथ ओबीसी का, गैर यादव ओबीसी का कुछ वोट भी समाजवादी पार्टी के साथ गया था। समाजवादी पार्टी को शाक्य, सैनी और कुर्मी वोट भी मिले। लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग में कौन सा समीकरण काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी किन क्षेत्रों में मजबूत दिखाई दे रही है, आइए हम आपको बताते हैं। तीसरे चरण के 9 जिले समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। यहां पार्टी पहले भी परंपरागत रूप से अच्छा प्रदर्शन करती रही है और अपने गढ़ में इस बार भी तीसरे चरण के बाद अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। बीजेपी के सामने चुनौती है। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर परिवार की एकता, शिवपाल यादव वापस आ चुके हैं और ओबीसी वोट बैंक का असर दिखा है। यादवों के साथ साथ अन्य ओबीसी का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ओबीसी वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में लगी रही और नया जो सोशल इंजीनियरिंग, इसे नया ना कहें, ये वही सोशल इंजीनियरिंग है जो मुलायम सिंह यादव किया करते थे। उन्हें भी एक बार फिर से गैर यादव ओबीसी को साथ मिलाने की कोशिश की है। वहीं यूपी चुनाव में मैनपुरी का करहल कुरुक्षेत्र बन गया है। करहल सीट जहां से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं और वहीं बीजेपी के टिकट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं और चुनाव कांटे का बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव में क्या रहा है मैनपुरी का हाल, जानते हैं हमारे संवाददाता विशाल पांडे से। मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 4 में से 3 सीटें मैनपुरी में जीती थी, जिसमें करहल सीट भी शामिल थी। इस बार अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी से करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए अखिलेश यादव कर रहे हैं ताकि आसपास के जिलों में इसका असर पड़ सके। वहीं बीजेपी ने एसपी बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया ताकि एक संदेश दिया जा सके कि अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतार रही है। दरअसल आज तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव था वहां ओबीसी वोट बैंक का बोलबाला है, यानी ओबीसी वोट बैंक जिसके साथ गया होगा उसकी लड़ाई यहां पर आसान बन गई होगी। इसीलिए बीजेपी और सपा दोनों ने ही ओबीसी वोट पर सबसे ज्यादा दांव लगाया था। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ओबीसी वोट बैंक किसकी नैया पार लगाता है। दूसरे चरण के लिए हमारा आकलन था कि दलित मतदाताओं का झुकाव बीएसपी की तरफ रहा और ऐसा ही आकलन तीसरे चरण के लिए भी है और यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। दलित वोट ज्यादातर बीएसपी के साथ ही जाता दिखाई दे रहा है। अब अगर दलित वोट बीएसपी को मिले होंगे तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। सिर्फ कानपुर जैसे शहरी इलाकों में कांग्रेस का थोड़ा वजूद यहां पर नजर आया है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है और ऐसे में मायावती का जो वोटर है वो बुंदेलखंड इलाकों में अच्छा खासा उनका जनाधार रहा है। अतीत में काफी यहां बीएसपी का दबदबा रहा है। कांग्रेस कानपुर शहर में वोट प्रतिशत उनका थोड़ा बढ़ सकता है। और इस समय यूपी के मैनपुरी से हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज की वोटिंग योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए हुई है विशाल, या हराने के लिए हुई है? जानते हैं क्या कुछ देखा है आपने आज? अगर पोलिंग बूथ पर आप लोगों ने दिन भर लोगों से बात की है, समीकरणों को समझने की कोशिश की है, क्या रहा है आज? देखिए चंदन, अगर आज की वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर कई मुद्दे जनता के बीच में दिखाई पड़े हैं। एक पहला मुद्दा अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरा मुद्दा जो यहाँ पर महसूस किया गया वो फ्री राशन का था। तो ये दो मुद्दे जो बीजेपी के लिए बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। और अगर इसके अलावा हम ग्रामीण बेल्ट में जब जाते हैं तो वहां पर आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दिया, जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती का विषय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जो 300 यूनिट फ्री बिजली का मुद्दा उठाया या फिर जो राशन देने की बात कही है, ये तमाम मुद्दे आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दिए। लेकिन ये चुनावी मुद्दे, इसके अलावा जो असल पिक्चर दिखाई दी है बूथ बूथ पर, वो जातिगत आधार पर वोटिंग का पोलराइजेशन यहां पर अलग अलग पार्टियों के बीच में दिखाई पड़ा है। बीजेपी भी अपने सोशल इंजीनियरिंग में पूरी तरह से लगी रही, समाजवादी पार्टी अपने सोशल इंजीनियरिंग में
पूरी तरह से लगी रही। दरअसल इस पूरे बेल्ट में तीसरे चरण में, इसको आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं चंदन। पहला हाथरस जो कि पश्चिमी यूपी का हिस्सा है, दूसरा फिरोजाबाद से लेकर कानपुर देहात तक और कानपुर शहर तक जिसे मध्य यूपी का हिस्सा माना जाता है, और तीसरा उसमें बुंदेलखंड का हिस्सा आता है जहां पर 5 जिले हैं। और इसमें आप बुंदेलखंड और कानपुर का जो पूरा हिस्सा है वो बीजेपी के लिए सुकून भरा माना जा सकता है, बेहतर माना जा सकता है। और अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो फिरोजाबाद से लेकर कन्नौज तक जो ये पूरा बेल्ट रहा है, समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपने M+Y समीकरण के साथ गैर यादव, ओबीसी और ब्राह्मण वोटरों को जोड़ने की पूरी कोशिश विशाल, की आपने जो M/Y समीकरण की बात की है, इस समीकरण में और भी क्या क्या अल्फाबेट जुड़े हैं वो भी अपने दर्शकों को हम बताते हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। आज जिन 16 जिलों में वोटिंग हुई है उनमें से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। इसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। 2017 में सत्ता में रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी का अपने गढ़ में सबसे खराब प्रदर्शन सामने आया था। मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने यादव बेल्ट में भी समाजवादी पार्टी को करारी मात देने में कामयाबी हासिल की। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना फॉर्मूला बदल दिया है। तीसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला बनाया। M+Y यानी मुस्लिम प्लस यादव से आगे निकलकर S+L K+D+B यानी शाक्य, लोधी, कुर्मी, दलित और ब्राह्मण फॉर्मूले पर काम किया। यानी इसे बहुत विस्तार देने की कोशिश की। M/Y समीकरण तो उनके पक्ष में है ही, इसके अलावा अन्य ओबीसी को जोड़ने की कोशिश की और एक दिलचस्प बात, ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कोशिश की, दलितों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए परशुराम जी की मूर्ति भी लगवाई बाकायदा और दलितों को भी लुभाने की पर्याप्त कोशिश की है अखिलेश यादव ने। और तीसरे चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने उन क्षेत्रों में यादव और मुस्लिम टिकट कम किए, गैर यादव, ओबीसी और ब्राह्मणों को टिकट दिया। दरअसल जो अपने ऊपर ठप्पा लगा हुआ था कि ये मुस्लिमों और यादवों के बहुतायत वाली पार्टी है, इसे बदलने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। 59 में से 29 ओबीसी उम्मीदवार उतारे थे, 15 दलित, 5 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम, 2 ठाकुर, 2 बनिया कायस्थ, 1 सिख को टिकट दिया। यानी रणनीति पूरी तरह से बदली है समाजवादी पार्टी ने और कोशिश ये की कि बीजेपी को उसकी सोशल इंजीनियरिंग में मात दी जाए। हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं जो उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। 59 उम्मीदवारों में ओबीसी 29 थे, दलित 15, ब्राह्मण 5, मुस्लिम 5, ठाकुर 2, बनिया कायस्थ 2 और 1 सिख उम्मीदवार भी उतारा है। यानी रणनीति बदली है समाजवादी पार्टी ने और कोशिश ये की है कि इस इलाके में जो पिछली बार का खराब प्रदर्शन था उसे पार पाया जाए, उसे पीछे छोड़ करके 2022 में नए सिरे से मतदाताओं को लुभाया जाए। कितने कामयाब हुए हैं ये अब 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी 80-20 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें वो 20% मुस्लिम वोटर्स को छोड़कर 80% हिंदू वोटर्स को एकजुट रखने पर जोर दे रहे हैं। सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये परोक्ष तरीके से यही कहा जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी केवल 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रही है, 20 नंबर के सवाल को उसने खाली छोड़ दिया है। जबकि अखिलेश यादव जानते हैं कि 20% मुस्लिम वोट तो उनकी पार्टी को मिलेंगे ही, इसलिए उन्होंने हिंदू वोटों को अलग अलग भागों में बांटकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार की। तीसरे चरण के लिए बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग क्या रही, यह भी जान लीजिए। तीसरे चरण में जिन जिलों में वोटिंग हुई है उन क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने पुराने फॉर्मूला पर ही काम किया। बीजेपी ने भी 59 में से 22 ओबीसी उम्मीदवार उतारे, 16 दलित उम्मीदवार, 10 ब्राह्मण, 8 ठाकुर, 1 सिंधी, 1 खत्री और 1 बनिया उम्मीदवार को टिकट दिया। बीजेपी ने इन क्षेत्रों में ओबीसी में लोधी वोट पर ज्यादा जोर लगाया। कल्याण सिंह जो कि लोधी समाज के बहुत बड़े नेता थे और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं, तो उन पर काफी जोर लगाया बीजेपी ने। पार्टी ने 22 ओबीसी में से 9 लोधी समाज के नेताओं को टिकट दिया और कल्याण सिंह के परिवार को भी टिकट दिया हुआ था और इस बार भी लोधी उम्मीदवार पर काफी दांव लगाया। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग ही जीत का सटीक फॉर्मूला है। टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग के अलावा भरोसा, साख और कामकाज भी इस चुनाव में पार्टियों की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य का चुनाव 80 बनाम 20 का हो गया है और 20 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस में बंटवारा है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ इस सबका विश्वास और सबके प्रयास का
यह एक झांकी है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के रूप में दिखाई दे रहा है। 80 बनाम 20 का ये चुनाव बन चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 20% में बसपा, सपा और कांग्रेस में बंटवारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से प्रदेश में सरकार बना रही है। विशाल हमारे साथ मैनपुरी से बने हुए हैं और इस पूरे तीसरे चरण के चुनाव पर हमें अपडेट भी दे रहे हैं। विशाल, 80 बनाम 20 की लड़ाई बीजेपी कहती है, जबकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो उन्होंने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया, अपने समीकरण को काफी विस्तार देने की कोशिश की है। जमीन पर किसकी रणनीति कारगर दिखती है, क्या असर दिखा है तीसरे चरण में? देखिए चंदन, अगर हम जमीन की रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर दोनों पार्टियों के लिए कुछ इलाके में चुनौती रही है, कुछ इलाके दोनों पार्टियों के लिए काफी आसान रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने समीकरण रहे इस पूरे चुनाव में। और इन सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ कई बड़े मुद्दे दोनों पार्टियों ने यहां पर उठाए, जो कि अपने हिसाब से जो उनके विचारधारा के वोटर थे उनको प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी और सपा दोनों ने की। बीजेपी ने यहां पर राष्ट्रवाद का मुद्दा भी उठाया, 80-20 का मुद्दा भी उठाया और 80-20 के बयान के जरिए बीजेपी अपने हिंदुत्व के वोटरों को खास संदेश देती रही। वहीं दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने 2017 में जो फॉर्मूला अमित शाह ने अपनाया था विधानसभा चुनाव में, कुछ वैसा ही जातिगत सोशल इंजीनियरिंग यहां पर करते हुए दिखाई दिए। अखिलेश ने तीसरे चरण की वोटिंग में जो उम्मीदवार खड़े किए उसमें सबसे ज्यादा दाव अगर देखा जाए तो शाक के वोट बैंक को देखते हुए अखिलेश यादव ने लगाया। बीजेपी का फोकस लोधी वोट बैंक पर था, क्योंकि लोधी जो वोट है यहां का वो कई जिलों में है और बीजेपी के साथ परंपरागत तौर पर जुड़ा हुआ है। शाक के भी बीजेपी का वोट रहा 2017 में, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में जाना और उसके बाद शाक के वोटरों को लेकर सपा की नई रणनीति बनाना इस वोट में बंटवारा जरूर दिखाता है। तो गैर यादव ओबीसी में जितना बंटवारा होगा उतना बीजेपी के लिए नुकसान होगा, और अगर बंटवारा नहीं होता है तो ये बीजेपी के लिए सबसे प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि बीजेपी जो है काफी दांव लगाती रही है और लंबे समय से जो गैर यादव ओबीसी हैं उनके बीच पैठ बनाने की कोशिश करती रही है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं शाक्य, क्या वो जो है बीजेपी की जो रणनीति थी इतने साल से उन पर फोकस कर रही थी वोटरों पर, उसे डेंट कर पाते हैं। बीजेपी भले ही माफिया और आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी को घेर रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी भी किसानों से लेकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव से पहले आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री हुई। इस मुद्दे ने बीजेपी को समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार का नया हथियार दे दिया। आतंकवाद के मुद्दे को बीजेपी विरोधियों के खिलाफ अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि अहमदाबाद ब्लास्ट में जिन दोषियों को फांसी की सजा दी गई है उनमें से एक के परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से रहा है। बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ इस मुद्दे को उठा रही है। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया?
अगर तस्वीर ही पैमाना इस बात का है तो देश के बहुत सारे उद्योगपति जो बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए उनकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। जानकारों की माने तो तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आतंक के मुद्दे की एंट्री से चुनाव का समीकरण बदल भी सकता है। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे को बीजेपी के साथ साथ विपक्ष भी जोर शोर से उठा रहा है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधी और गुंडे बदमाश या तो राज्य छोड़ चुके हैं या फिर जेल में बंद हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप हमेशा लगता रहा है। ऐसे में बीजेपी माफियावादियों के खिलाफ नारे को खूब हवा दे रही है। आप याद करिए 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी, छिनैती, लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे दिया बरे घर लौटाओ। आज के जो एनसीआरबी के जो आंकड़े आप उठा के देख लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में महिला उत्पीड़न और महिला के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी के शासनकाल को गुंडा राज और परिवारवाद के आरोप लगाकर ही याद दिलाने की कोशिश की। इसके अलावा कर्नाटक से उठा हिजाब का बवंडर भी यूपी तक पहुंच गया। श्रीमान ओवैसी की मंशा कयामत के दिन तक भी पूरी नहीं होने वाली है कि उन्होंने सद्भावना में ही अपनी बात कही होगी। कम से कम उन बेटियों को और उन महिलाओं को कम से कम आज तो एक अच्छे वातावरण में कार्य करने का परमिशन दीजिए, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करिए। जानकारों की माने तो हिजाब के मुद्दे को लेकर वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई। हालांकि इसका कितना असर रहा ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। 10 मार्च को जनता इसे होली मनाने का मौका देगी। पार्टी नेताओं की बयानबाजी से ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम बन गया है। जो मुस्लिम भाजपा और योगी सरकार को लेकर पॉजिटिव थे वो पीछे हट गए, उनमें डर बैठ गया। दूसरी तरफ इस मुद्दे से हिंदू वोटरों का वैसा ध्रुवीकरण नहीं हो सका जैसा सोचा गया था। जब ये मामला राजनीतिक रंग में रंगा तो फायदे की जगह नुकसान में बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला और अखिलेश यादव ने भी उन्हें जवाब दिया है, जवाबी पलटवार किया है। ये सब कुछ कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और घबरा करके क्या बातें कर रहे हैं जिनका कोई संबंध नहीं उत्तर प्रदेश से, उन बातों को रख रहे हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करके जा रहे हैं, आप इनके भाषण सुन लीजिए, इनके नेताओं के चेहरे देख लो, इनके चेहरों से पता लगता है इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.